तो आज की जो हमारी क्लास है ये हमारी क्लास है एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क 2022 की। और आज हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन के संबंध में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के विचार क्या हैं, फ्रांस फेनन के विचार क्या हैं, इनके बारे में आज हम लोग देखेंगे। हालांकि यहाँ से अभी तक प्रश्न अप्लाइड नहीं बनाए गए हैं। यहाँ से जो जितने भी प्रश्न बनाए गए हैं वो भी प्रश्न सभी के सभी फैक्ट पर आधारित रहे हैं। सारे प्रश्न किस पे आधारित रहे हैं? फैक्टों पर आधारित रहे हैं। तो इसलिए फैक्ट को आप लोग नोट करने की कोशिश करिएगा सभी लोग। हालांकि मैंने शायद आपको एक पीडीएफ जो है भेज दिया है, उसको आप देखे रहिएगा। और ये भी पीडीएफ मैंने आप लोगों को जो है भी भेज दूंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्टिन लूथर जूनियर किंग या किंग जूनियर के बारे में। और आप भली भांति तरीके से इनके नामों से परिचित भी होंगे, है ना? बताइए, परिचित हैं? ये एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अमेरिकी बसों में काले गोरे यात्रियों के लिए अलग अलग सीटें रखने का प्रावधान खत्म करने के लिए एक प्रसिद्ध नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं। ध्यान रखिएगा, इनको साथ ही साथ प्रेरणादायक विचारों के रूप में भी या विचारक के रूपों में भी इनको हम जानते हैं। आप लोग लगाते भी होंगे स्टेटस वगैरह, तो मार्टिन लूथर का भी एक अच्छे विचार आते हैं, सफलता की तरफ ले जाता है वो। तो आप भी उसको देखा होगा आप लोगों ने। तो हम शुरुआत करते हैं। ये आप देख लीजिए स्क्रीन पर जो है लूथर, मार्टिन लूथर हैं ये। और अगर हम बात करते हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा फैक्ट है, फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। मार्टिन लूथर जो हैं वह दक्षिणी एशियाई नेतृत्व सम्मेलन के पहले अध्यक्ष थे। और मार्टिन लूथर वह एक अमेरिकी ईसाई मंत्री भी थे। और मार्टिन लूथर इन्होंने वाशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल के चारों ओर प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है ये। अभी मैं चर्चा करूँगा। 1863 की ये बुक है, सॉरी 1963 की बुक है ये। तो अभी चर्चा हम लोग करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, आई हैव अ ड्रीम क्या है। ठीक है, तो चर्चा पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग भली भांति तरीके से मार्टिन लूथर का जानते होंगे कि 15 जनवरी 1929 को इनका जो है जन्म हुआ है। 4 अप्रैल 1968 में इनको मृत्यु हो गई थी। अमेरिका के एक पादरी आंदोलनकारी के रूप में इनको जाना जाता है। आप भली भांति तरीके से इनसे परिचित होंगे। आपको मैं बता दूं, इनका एक और नाम है। अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है? तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए अमेरिका की गांधी की बात मैं कर रहा हूँ। इन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। उनके प्रयत्नों से अमेरिका में नागरिक अधिकारों के क्षेत्र में प्रगति हुई है। अमेरिका में नागरिक अधिकारों के क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है ये किसकी देन है? तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की भूमिका रही है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अभी कोई शायद ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, पूजा जी आप काफ़ी लेट आते हो पर डे, हैं? भूल जाते हो क्या? चलिए देखिए, 1963 में अगर हम बात करें आप लोगों से, ठीक है, 1963 में बर्मिंघम, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ अगर हम बात करें तो बर्मिंघम सिटी है कि जेल से एक पत्र में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है कि कहीं का भी अन्याय हर जगह के न्याय के लिए खतरा है। कहीं का भी अगर अन्याय है तो वो आप ध्यान रखिए, वो हर जगह के न्याय के लिए खतरा है। ऐसा स्टेटमेंट, एक स्लोगन आप कह सकते हो, इन्होंने प्रस्तुत किया है। 1963 की मैं बात कर रहा हूँ, 1963 की बात मैं कर रहा हूँ। 1963 में अगर हम बात करें तो मार्टिन लूथर किंग को अलाबामा के जो बर्मिंघम में नागरिक अधिकार विरोध के दौरान जेल भेजा गया था, है ना? उन्होंने वाशिंगटन में प्रसिद्ध फिर एक किताब लिखा। उस किताब का नाम है आई हैव अ ड्रीम। याद है किसी को? ये क्वेश्चन आया हुआ था 2021 में, लास्ट टाइम में। हाँ सर, ये बुक का
जी सर। तो ये मार्टिन लूथर की बुक है, बहुत ही फेमस बुक है। इस बुक में क्या कहा है, आलाबाना, आप ध्यान रखिएगा, आलाबामा के बर्किंघम में नागरिक अधिकार विरोध के दौरान इनको जेल भेजा गया था 1963 में। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि इन्होंने वाशिंगटन में प्रसिद्ध आई हैव अ ड्रीम पर जो है एक लेख लिखा, एक भाषण दिया है। और आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने कहा भी क्या है, क्या इन्होंने अपनी किताब में कहा है, कहीं का भी अन्याय हो वो हर जगह के न्याय के लिए खतरा होगा। फिर कहते हैं, हम भाग्य के एक एकल परिधान में बंधे पारस्परिकता के एक अपरिहार्य नेटवर्क में फंस गए हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, परिहार से परिहार, मैं आप लोगों को ये याद दिलवा देना, मुझे ये एक टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है एग्ज़ाम में, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है, याद दिलवा देना। कोई नोट कर लीजिए अपने कॉपी पर, ठीक है, याद दिलवा देना मुझे, मैं इसका नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा और आपको साथ साथ समझाऊँगा भी, ठीक है। तो यहाँ पे अपरिहार्य नेटवर्क में फंस गए हैं जो प्रत्यक्ष रूप से एक को प्रभावित करता है और वह अप्रत्यक्ष रूप से भी अगर हम बात करें तो वो सभी को भी प्रभावित करता है। तो यही तो कहना है कि हर जगह वो न्याय के लिए खतरा है। मैं आपसे कहूँगा कि इतनी सारी चीज़ें ना याद करें, आप केवल याद रखें क्या कि 1963 में क्या हुआ था। जेल गए थे, आई हैव अ ड्रीम एक भाषण दिया और उस पर एक लेख लिखा है, इस चीज़ को ध्यान रखें, बस ये एग्जाम में प्रश्न बनेगा। यदि कोटेशन के रूप में आएगा कि कहीं का भी अन्याय, हर जगह के न्याय के लिए खतरा है, ये किस विद्वान ने कहा है, तब आप लगा दीजिएगा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में। महात्मा का जो है अमेरिका के गांधी किसको कहा जाता है, बताइए? मार्टिन लूथर का। मैं आपको एक बात और बता दूं कि महात्मा गांधी के अहिंसा एवं सत्याग्रह के सिद्धांत के प्रति अपने लगाव और जुड़ाव की जो विस्तार से चर्चा किया है, आप ध्यान रखिएगा। एक और इनकी किताब थी, उस किताब का नाम था माई पिलग्रिमेज टू नॉन वायलेंस, ये किताब का नाम है मार्टिन लूथर का, जिसने हालांकि महात्मा गांधी जी की ये स्टेटमेंट थी अहिंसा पे और सत्य, ये उन्हीं के किताबों से बड़े प्रभावित रहे हैं, महात्मा गांधी किताबों से, उनके विचारों से बड़े प्रभावित रहे हैं मार्टिन लूथर। इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका का गांधी इनको। मार्टिन लूथर का डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक अफ्रीकी अमेरिकी जो है बैप्टिस्ट मंत्री और कार्यकर्ता थे, जो 1968 में उनकी हत्या कर 1955 में नागरिक अधिकार आंदोलन में सबसे अधिक दिखाई देने वाले प्रवक्ता और नेता बने। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे अगर हम जिक्र करें आप सभी लोगों को कि मार्टिन लूथर किंग की टेनेसी के में जो है मेम्फिस में हत्या हुई थी। कहाँ हुई थी, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, जो है टेनेसी, नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, टेनेसी के जो है मेम्फिस में इनकी हत्या हुई थी। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाय द वे हो सकता है पूछ ले हत्या कहाँ हुई थी। ठीक, ऐसे प्रश्न हो सकता है आप लोगों को बना दे। आगे बात करते हैं, तो देखिए आप सभी लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूं कि अमेरिका में अश्वेतों का इतिहास चला है। अमेरिका में अश्वेतों का इतिहासों को अगर देखा जाए तो क्रमबद्धता से बात किया है। यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए पॉइंट में लिखा हुआ है कि किंग ने अश्वेतों के वोट के अधिकार, डिसेग्रेगेशनर श्रम अधिकारों और अन्य बुनियादी नागरिक अधिकारों के लिए मार्च में भाग लिया और नेतृत्व किया। कहने का मतलब यहाँ पे इन्होंने सन 16 पहले के जिक्र बात करूँ, हालांकि इनका जन्म आपको पता है 1929 में है, परंतु अगर हम बात करें 1691 की, तो वो घटनाएं अश्वेतों की, जो अश्वेतों गोरे काले की जो बात मैं कर रहा था अभी शुरुआत में, मैंने बताया कि अमेरिका की बसों में काले गोरे रंग यात्रियों के लिए अलग अलग सीटें रखने का प्रावधान खत्म करने के लिए प्रसिद्ध एक नेता बने थे ये मार्टिन लूथर महोदय। तो इन्होंने इससे पहले भी पहला अफ्रीकी दास बाजिया पहुंचा,
वर्जीनिया पहुंचा तो वो 1691 की बात थी। अश्वेतों को लाने पर रोक लगाने की बात अगर कोई बंदा ने किया, किसी व्यक्ति ने, तो 1808 में हुई थी। तो ये सारी चीजें फैली हुई थी उस समय, और ये उसी पर चर्चा इन्होंने किया। अश्वेत पुरुषों को मताधिकार दिया गया। ये कब दिया गया अश्वेत पुरुषों का मताधिकार अमेरिका में? तो आप कहिएगा कि 1865 में दिया गया, 1865 में दिया गया था। देखिए ये कितने फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन ये एग्जाम में हो सकता है आप सबसे प्रश्न बना दे मार्टिन लूथर से, क्योंकि किताब तक तो पहुंच चुका है ये। एग्जामिनर पहले बुक को ही उठाता है, आने वाले टाइम में वहां से अप्लाइड प्रश्न बनाता है ना। ये आप अपने तर्क से भी सोच सकते हो इस तरीके से। तो 1865 भी आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। आगे 1865 की 19 नहीं, 1865। 1865। एक मिनट जरा होल्ड रखिएगा, किसी का कॉल आ रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैडम क्या पूछ रहे थे आप, एक बार फिर रिपीट करें। सर ये 1865 है कि 1865। 1865 में मैंने क्या बोला था आपको? देखिए वोटिंग के लिए अधिकार दिलाया गया श्वेत पुरुषों को। अश्वेत पुरुषों के मताधिकार दिया गया। 1870 है, 65 नहीं है, 1870 है। वेरी गुड, 1870 है। अब नोट कर लीजिए जरा 65 भी। देखिए 1865 में ना लिंकन की हत्या हुई थी। लिंकन, गृह युद्ध की समाप्ति हुई थी। गृह युद्ध की समाप्ति हुई थी। गृह युद्ध की समाप्ति हुई थी और लिंकन की हत्या हुई थी 65 में। और 1965 मैडम नोट कर लीजिए, 1965 नागरिक अधिकारों के नेता माल्कम एक्स की हत्या हुई थी। अब देखिए ये दोनों में हत्या है, 65 में भी हत्या है, 95 में 1965 में भी हत्या है। यहाँ पे लिंकन की हत्या थी, यहाँ पे किसकी हत्या है 1965 में, बताइए? माल्कम बता दीजिए सर, ये 2-3 चीजें जो आपने लास्ट में कही फिर से बता दीजिए। अच्छा, ओके ओके, चलिए नोट करिए मेरी बात, अच्छे सभी लोग नोट करिएगा। सबसे पहले आप लिखिए अपने बुकों पर, कॉपी पर, कि 1808 इंपॉर्टेंट पॉइंट लूथर मार्टिन से संबंधित। अश्वेतों को लाने पर रोक लगाई। रोक कब लगाई अश्वेतों को लाने के लिए? अश्वेतों 1808। वेरी गुड, 1808 ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट। 1870 की बात करते हैं। 1870 में अश्वेत पुरुषों को मताधिकार कब दिया गया? मताधिकार 1870, शाबाश। हाँ, और 1870 में जो है अश्वेतों पुरुषों को मताधिकार हो गया। अब फिर आपको बता दूं 1800 आपने लिखा था 65, 1865। 1865 में अगर हम बात करें 1865, ध्यान रखिएगा 1865 में लिंकन की हत्या, लिंकन की हत्या और गृह युद्ध की समाप्ति। सर ये अब्राहम लिंकन है। सर ये जी लिंकन अब्राहम लिंकन है। जी 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 जी। और आपको एक बात और बताऊं 1965 का। हाँ सर। देखिए 1965 में आप ध्यान ये रखिएगा, नागरिक अधिकारों के नेता थे। नागरिक अधिकार के नेता कौन रहे? मलक्कम एक्स की हत्या। सर क्या बोला आपने? नागरिक अधिकारों की नेता, अधिकारों के नेता, अधिकार के नेता मलक्कम एक्स की हत्या हुई। आपको बता दूं कांग्रेस ने मताधिकार कानून पारित किया था। कांग्रेस ने मताधिकार कानून पारित किया था 1965 में। 4 वर्ष बता दिए ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। हत्या कब हुई? 1968 में। 1968 में ना, वेरी गुड, शाबाश, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ों पर आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कांग्रेस ने 1965 में, 1965 में वही चीज़ें थी। 1965 19 है ना? जी 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 1900 जी 1900। सर ये उनको नोबेल पुरस्कार मिला 1934 में। हाँ, नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया है, अभी चर्चा करेंगे, इसमें है, आप लोगों को मिल जाएगा।
अभी नोबेल पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। इनको एक दो नहीं, कई अवार्ड से इनको दिया गया। ये बेसिकली धर्मशास्त्र के डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की थी इन्होंने। कब? 1955 में धर्मशास्त्र की डायरेक्टर की उपाधि पाई थी 1955 में। 1955 में इन्होंने उपाधि पाई थी। इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। और मार्टिन लूथर काफ़ी फेमस पर्सन हैं, इनके बारे में आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनसे क्वेश्चंस आप लोगों को हो सकता है पूछा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर ये अश्वेत को एक बार डिफाइन करें सर। अश्वेत क्या कोई जाति है, क्या है अश्वेत? देखिए मैं आपको बता दूं सर, अश्वेत जैसे एक आपने कहते राष्ट्रवाद को लेकर विचार को ही आप बेसिकली अगर हम चर्चा करते हैं, एक आपने देखो पहले सिंपल समझ लिए, श्वेत लोग, श्वेत को आप क्या बोलेंगे? सफ़ेद कहेंगे? सफेद कहेंगे। हाँ, और अश्वेत को क्या कहेंगे? गांधी जी तो गए थे ना ट्रेन में, तो उनके साथ भी भेदभाव हुआ था, क्योंकि गांधी जी को काले थे, तो उनको इनके साथ अंग्रेजों ने बहुत भेदभाव किया था। वही वहाँ से आप जोड़ के देख सकते हैं श्वेत और श्वेत। अमेरिका में ये प्रचलन था कि श्वेत अमेरिकी और श्वेत अमेरिकी को शुरू से सर सर आपको मैंने शुरुआत में एक बात बताई थी, याद होगा, मैंने कहा था कि गोरे और काले यात्रियों के लिए अलग अलग सीटें कर रखने। तो जो काले हैं वो अश्वेत हैं, जो गोरे हैं वो श्वेत हैं, ठीक है। जरूरी थी। ये भी था ना कि वो ट्रेन के दौरान एक अश्वेत महिला, एक जनरल का नाम था, मैं मुझे वो याद नहीं आ रहा है। उसके बाद ये एक कानून पारित किया गया था। कानून पारित किया गया था। पहले तो उनको वोट देने का भी हक नहीं था, चुनाव में खड़े होने का भी नहीं था। फिर ये काफी टाइम तक ये उनकी जर्नी चली पाई। उसके बाद फिर ये सारी चीजें स्टार्ट। बराक सर इनमें श्वेत और अश्वेत में भेदभाव क्यों किया जाता था सर? क्योंकि वो गोरे थे, तो गोरे के लिए भाई मंदिर है, चर्च है, वो सारी चीज़ें होती थी। काले के लिए ऐसा जगह नहीं थी। काले के जो है सीट पे नहीं बैठ सकते थे, गोरे सीट पर बैठ सकते हैं, ऐसा। मुख्य कारण कंट्री के थे काले। रंग भेद नहीं होता था सर, वहाँ पे नस्लीय भेद होता था, क्योंकि वो उनको अमेरिका का मूल नागरिक नहीं मानते, उनको अफ्रीकी मानते हैं। हाँ बस वही बेसिक कारण कि उनको नस्ल भेद मानते हैं वहाँ पे। हाँ। रंग भेद नहीं, नस्ल भेद। बस वही चीज़ें थी बस। क्योंकि वो जो काले लोग थे तो वो सोचते थे हमारे देश के नहीं है, इसलिए इनको सीट नहीं मिलनी चाहिए, बस इनको यहाँ मंदिर नहीं जाना चाहिए। ये काले अधिकार का वो मिल गया, परमिशन मिल गया है। हाँ हाँ, जैसे बराक ओबामा उसका सबसे उदाहरण है। हाँ, बराक ओबामा ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई सन 2008 में, है ना। राष्ट्रपति पद के दौड़ में इन्होंने जॉन मैकेन को परास्त किया था और काफ़ी भूमिका अच्छा निभाया इन्होंने, ठीक है, बराक ओबामा ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम लोग, ठीक है ना। बहुत बढ़िया चीज़ें हैं और ये इसको आप लोग ध्यान भी रखेंगे। अमेरिका में अश्वेतों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ बोलना मुश्किल काम था। यहाँ भेदभाव चरम पर था। बसों तक में अश्वेतों के बैठने के सिर्फ पीछे की सीट आरक्षित थी। ऐसे कठिन समय में मार्टिन लूथर किंग ने आवाज़ उठाई थी। देखिए बहुत सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हैं। अमेरिका ने वो दौर भी देखा जब अश्वेत लोगों के लिए बस के आगे की सीटों में बैठने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ सिर्फ गोरी चमड़ी वाले अमेरिकी नागरिक बैठ सकते थे, चाहे वह सीटें खाली क्यों ना पड़ी हो। इसके अलावा उन्हें जगह जगह बस स्टॉप पर बस से उतरना पड़ता था ताकि श्वेत लोग बैठ सके। श्वेत लोगों के बस में बैठ जाने के बाद ही अश्वेत बस में घुस सकते थे। ऐसे में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक आंदोलन शुरू कर दिया था। बहुत अच्छा जो है स्टेटमेंट यहाँ पर अगर हम बात करें, बहुत अच्छी टॉपिक है ये। और इससे प्रश्न तो बनाना तय होता है कि भाई आज के समय में, आधुनिक समय में प्रश्न आना तय है यहाँ से, मार्टिन लूथर से और फ्रांस फेनन से। दोनों बेसिकली सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन में एक अहम भूमिका निभाए हैं। बात करते हैं अमेरिका में अश्वेतों से आज भी भेदभाव किया जाता है। भले ही उस देश की जनता ने पहले अश्वेत व्यक्ति बराक ओबामा को अपना राष्ट्रपति चुना था,
लेकिन आज भी यहाँ अश्वेत व्यक्तियों को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। अमेरिका में अश्वेतों के हक के लिए सिविल वॉर चला था, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़ा गया था। बात अगर हम करें और आई हैव अ ड्रीम का भाषण देने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के एक पादरी, आंदोलनकारी एवं अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकारों के संघर्ष में प्रमुख नेता कहे गए इनको, और उन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। अभी भी मैंने बोला भी है, उन्होंने ही अश्वेतों के हक के लिए आवाज़ उठाई, जिनके बाद वह चर्चा में आए। यहीं से ये चर्चित हुए थे मार्टिन लूथर। महात्मा गांधी के अतिरिक्त कार्ल मार्क्स, नीत्शे, राइनहोल्ड के विचारकों के चिंतकों की गहराई से समीक्षा किया है इन्होंने। याद रखिएगा आप सभी लोग, अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते को सर्वाधिक योग्य रास्ता बताया है मार्टिन लूथर ने। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अमेरिका ने अश्वेतों को लेकर भेदभाव होता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, जिसके बाद अमेरिका में सिविल राइट्स के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। इसके सबसे बड़े हीरो थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 1963 में अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के हकों की मांग के साथ वाशिंगटन सिविल राइट्स मार्च बुलाया गया था। कब? 1960 बोलिए 3 में, 1963 में। हाँ, आगे अगर हम बात करते हैं और भी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ अगर हम चर्चा पर चर्चा करें, है ना। चलिए सर, ये आ गया मोंटगोमरी बस बाइकॉट सर, ये वाला, ये अभी बोल रही थी मैं कि 1955 में बस में सर ये वो हुआ। अच्छा, चलो देख लेते हैं। मार्टिन लूथर किंग ने यह आंदोलन 1955 में 1955 में, याद रखिएगा, ये भी आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैंने आपको बता दा कि अलाबामा के मोंटगोमरी में रोशा पार्क नामक की महिला ने, याद रखिएगा, कौन से नाम की महिला थी? रोशा पार्क नाम की महिला ने अलग बस में सीट छोड़ने से इनकार कर दिया, और उनकी गिरफ्तारी से शहरों में अश्वेतों के लिए अलग बस की व्यवस्था समाप्त करने के लिए मार्टिन लूथर किंग की अगुवाई में 1 वर्ष तक बहिष्कार अभियान चलाया गया। वही चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है। सन 1955 में जो है मोंटगोमरी बस बायकॉट, ठीक है, सन 1955 में शुरू किया गया, जिसके लिए उन्होंने गांधी जी की अहिंसा और असहयोग की तकनीकी को अपनाया। अगर हम बात करें, दरअसल उन दिनों अमेरिका में बसों में श्वेत लोगों के लिए आगे की सीटें आरक्षित रहती थी, जिस पर अश्वेत लोग बैठ नहीं सकते थे, चाहे वह सीटें खाली क्यों ना पड़ी हो। इसके अलावा उन्हें जगह जगह बस स्टॉप पर बस से उतरना पड़ता था ताकि श्वेत लोग बैठ सके। श्वेत लोग के बस में बैठ जाने के बाद ही अश्वेत बस में घुस सकते थे। आप समझ रहे हैं ये बात? अगर वो सीट पे बैठे हुए थे वहाँ पे, और कहीं बस स्टैंड आ गया, उतरना है, और वहाँ से कोई गोरी चमड़ी चढ़ना है भाई, चमड़ी के लोग, तो जाहिर सी बात है उनको उतरना पड़ता था। फिर जब ये चढ़ जाते थे बस में, फिर ये चढ़ते थे पीछे से। समझ रहे हो कितना, अगर देखा जाए तो उनके साथ एक प्रकार से भेदभाव हुआ है। हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करें, रोशा नाम था, रोजा नहीं था। रोशा पार्क नाम की अश्वेत महिला ने बस की सीट उठने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्हें जुर्माना देना पड़ा। इस घटना के बाद मार्टिन लूथर ने अपने आंदोलन की शुरुआत की, और इस आंदोलन में अश्वेत लोगों ने बसों में बैठना बंद कर दिया। और इसके बाद मार्टिन लूथर ने आंदोलन तो शुरू किया, लेकिन अहिंसा का रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि श्वेत लोगों की व्यवस्था से घृणा करो, ना कि श्वेत लोगों से। ठीक है, ये बात देखिए कितनी अच्छी बात है कि नहीं? श्वेत लोगों की व्यवस्था से, मतलब उसकी सिस्टम से, उसके टेक्निक से घृणा करो, ना कि उन लोगों से घृणा करो, उन व्यक्तियों से घृणा करो। मार्टिन ने कहा कि अमेरिका में रंगभेद के आधार पर बनी नीतियों को नैतिक आधार पर गलत बताया था।
सिविल राइट्स आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन ने टाइम्स मैगजीन में 1963 का मैन ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया था। शायद मैडम नेहा यही पूछ रहे थे। हाँ, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैन ऑफ द ईयर का सम्मान इनको कब दिया गया? टाइम मैगजीन ने दिया था 1963 में। और 1963 में याद रखिएगा, अलाबामा के बकिंघम में नागरिक अधिकार का विरोध जब कर रहे थे तो वो जेल भी गए थे। और 1963 में आपको ये भी याद रखना है कि आई हैव अ ड्रीम एक पुस्तक है जो मार्टिन लूथर की है ना, याद रखिएगा। इसके बाद उन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अपने नोबेल पुरस्कार की स्पीच में उन्होंने रंगभेद के बारे में बात रखी थी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जन्म 15 जनवरी 1929 का है और मृत्यु 4 अप्रैल 1968 की है। अमेरिकी नागरिक अधिकार के नेता ही है। बाकी इनके बारे में उनके जो है एक प्रकार से अगर हम कहें तो जीवनी से है, जीवनी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए 1957 से याद रखिएगा। 1957 के बारे में अगर हम जिक्र करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, लूथर किंग ने दक्षिणी एशियाई नेतृत्व सम्मेलन का गठन किया और काले अमेरिकियों के नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सक्रिय अहिंसा का आग्रह करते हुए राष्ट्रव्यापी व्याख्यान देना शुरू किया था। सन 1960 में, देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है 1957 का, 1960 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए एबे नेजर बैप्टिस्ट चर्च के अपने पिता के साथ कॉपस्टर बनने के लिए लौट आए। ये सब नाम है अमेरिका के, ठीक है। लंच काउंटर पर अलगाव का विरोध करने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। मामले के राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जॉन एफ कैनेडी ने उनकी रिहाई के लिए हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप का मतलब इंटरवेंशन किया, ठीक है। फिर वही 63 की बात आई, मैंने 63 में आपको बता चुका हूँ। इसने भाषण दिया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। और वहाँ पे 2 लाख से अधिक लोग थे उस सभा में। 1964 की बात कर लीजिए। नागरिक अधिकार अधिनियम पारित होने के प्रभावित किया और किंग ने 1964 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 1965 में अगर हम बात करते हैं, सलमा अल्लाह ने 1 मार्च में राज्य के सैनिकों के सामने झुकने के लिए शिकागो के आवास अलगाव नीतियों को बदलने के लिए प्रयास में विफल होने के लिए नागरिक अधिकारों का आंदोलन के भीतर उनकी आलोचना की गई थी। इसके बाद उन्होंने सभी जातियों के गरीबों की दुर्दशा को संबोधित करते हुए वियतनाम युद्ध का विरोध करते हुए अपनी वकालत का दायरा बढ़ाया। सन 1968 में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन करने के लिए आप देख सकते हैं मेम्फिस, जहां पे उनकी हत्या हुई है 4 अप्रैल को जेम्स अर्ल ले ने उनकी हत्या कर दी थी। हत्या किसने की? जैसे राथोनाम गोडसे का नाम याद रखते हो, यहाँ पर भी नाम याद रखिए आप सभी लोग, जेम्स अर्ल ले, ठीक है, ये आप नाम याद रखिए। जनवरी में तीसरे सोमवार को राजा के सम्मान में एक अमेरिकी राष्ट्रीय अवकाश माना जाता है, याद रखिएगा। उसी समय जिस समय इनकी हत्या हुई थी उसी दिन में तीसरे सोमवार को राजा के सम्मान का एक राष्ट्रीय अवकाश बनाया जाता है अमेरिका में, है ना, याद रखिएगा। फिर आगे अगर हम बात करते हैं, जिस समय उन्होंने इसे प्राप्त किया उस समय मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 35 वर्ष की आयु में 1964 में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा थे ये। वाशिंगटन पर मार्च आयोजित करने में मदद की, जहां 2 लाख से अधिक लोगों ने वाशिंगटन में लिंकन मेमोरियल में एकत्रित किया गया। मार्च नागरिक अधिकार अधिनियम 1968 में पारित करने के मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, या महत्वपूर्ण भूमिका रही इसकी। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताब है, आई हैव अ ड्रीम, आप ध्यान रखेंगे ये किताब सन 1963 की है, इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मार्टिन लूथर किंग की एक आत्मकथा किताब थी 1998 की, हालांकि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है,
लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे याद रख सकते हैं। बात करते हैं एक और किताब के बारे में, वाई वी कैन नॉट वेट, और ये किताब के बारे में हम बात करते हैं तो बुक बाय मार्टिन लूथर जूनियर किंग जूनियर। सन 1964 में ये किताब जो है लिखी गई थी। सन 1964 में ये किताब लिखी गई थी। इस चीज़ को आप जो है ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं, हम यहाँ से कहाँ जाएं, ये किताब है, ये एक बुक का नाम है ये, कि हम यहाँ से कहाँ जाएं, अराजकता या समुदाय को लेकर किताब थी। ये किताब 1963 में थी। मालूम बना रहे हैं क्या? ठीक है, याद रखिएगा। कुछ कह रहे हैं सर जी आप? तो ये पढ़िए आपने। शायद आप अनम्यूट है, किसी और से आप बात कर रहे हैं, एक बार म्यूट हो जाइए। देखिए, स्ट्रेंथ टू लव एक किताब है ये, ठीक है, और ये किताब मार्टिन लूथर की है 1963 में। 1963 की 2 किताबें आपके सामने आ चुकी हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, आई हैव ड्रीम भी है। आगे बात करते हैं, एक आदमी का उपाय, ये भी देखिए बुक का नाम है, एक आदमी का उपाय, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बुक है। हालांकि किताब बहुत है इसकी, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट किताब है मैंने वो किताब को जिक्र कर रहा हूँ आप लोगों से। 1959 की किताब है ये, आधी रात को दस्तक, अ नॉक एट मिडनाइट। ये किताब वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मार्टिन लूथर की है, 1998 की, 1998 की। और 1998 की किताब एक और आई थी जहाँ पे आत्मकथा के बारे में आई थी। आत्मकथा। शाबाश, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ना होता है। आगे बात करते हैं, सभी श्रम गरिमा है, ये किताब है, ठीक है, सभी श्रम गरिमा है, और लेबर के बारे में जिक्र किया गया है गरिमा को लेकर। यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग की किताब है, दिसंबर 2010 में आई किताब। अब देखिए, अब ये मत सोचिएगा कि इनकी मृत्यु तो भाई 1968 में हो गया, किताब 2010 में आई, ऐसा मत सोचिए। इनकी किताब है, इनकी जो है रचना थी, और इसको पब्लिश किया गया है इस समय, तो ये कह सकते हैं कि ये किताब मार्टिन लूथर की है, ये आई है दिसंबर 2010 में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आई हैव अ ड्रीम, एक और किताब आई हैव ड्रीम किसकी थी, द लाइफ एंड जो है वर्ड्स ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये किताब का नाम है, ध्यान रखिए, इतनी बड़ी किताब का नाम है। हालांकि एक 1963 का है, ये तो पता है आपको, लेकिन अ लाइफ वर्ड्स ऑफ मार्टिन लूथर जूनियर किंग की बात करेगा तो 1968 का नाम लीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। परिवर्तन के लिए विवेक या चिंतन, परिवर्तन के लिए विवेक या चिंतन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1968, याद रखिएगा, मार्टिन लूथर की किताब है, ठीक है। ये थी मार्टिन लूथर का बारे में इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट, समझ गए होंगे, इससे बाहर मार्टिन लूथर से कुछ नहीं आने वाला है, ये तय है। आगे बढ़े, फ्रांस फेनन जी, सारी बुक्स इम्पोर्टेंट लगी। सारी मैंने वही लिया है, किताबें इसकी बहुत है मैडम, मैंने केवल उतनी किताबें लिया है जितनी इंपॉर्टेंट किताबें, इनमें से ज़रूर आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेंगे किताबें, ठीक है, मार्टिन लूथर की, क्योंकि किताब आया था इसलिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जो वर्ष मैंने 3-4 बताए हैं उस वर्ष का नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब्राहम लिंकन की बात कर रहा था मैं आप लोगों से कि लिंकन की हत्या 1865 वाली, वो आपको ध्यान रखना होगा, उसको भी, वो भी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है। चलिए आगे बढ़े, और अब हम बात करेंगे जो है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके अंतर्गत अगर आप देखिए, हमने इसमें मार्टिन लूथर भी क्लियर कर लिया, प्रेट्स, यहाँ पे देखो, इसको कहीं कहीं मैं बताऊँ आपको फ्रांस फेनन भी कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा, फ्रांस फेनन भी बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। और कहीं कहीं फ्रेट्स नहीं भाई, अब तो आगे बढ़ रहे हैं दूसरी टॉपिक पर। ये सिलेबस है, ये सिलेबस है, देखो ये सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस में मार्टिन लूथर किंग जो है कंप्लीट हो गए, तथा करके लिखा है, तथा मतलब और एक व्यक्ति है फ्रांस फेनन, इसको फ्रेट्स फेनन भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी विचार पद्धति थोड़ा देखते हैं, ये क्या कहता है, ठीक है। इनका पूरा नाम अगर हम बात करें, फ्रांस उमर फेनन नाम है इनका पूरा नाम, ये इनकी शक्ल है, आप देख सकते हैं। इन्हें इब्राहिम फ्रांस के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस फेनन को, ध्यान रखना आप सभी लोग इनके बारे में, ठीक है ना। इब्राहिम फ्रांस फेनन के नाम से भी इन्हीं को ही जाना जाता है, फ्रांस फेनन। क्लियर हो रहा है, एक बार कंफर्म करें। यस सर, हो रहा है क्लियर। चलो बहुत बढ़िया है, अगर क्लियर हो रहा है तो आप लोगों को तो बहुत अच्छी बात है, शाबाश। अब ये एक ऐसे विद्वान हैं, ये एक ऐसे विचारक हैं फ्रांस फेनन, आप लोग भली भांति तरीके से इनसे परिचित भी होंगे, है कि नहीं।
अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए जरा आगे बढ़ते हैं, इनके किताबों को आप ध्यान रखिएगा। फेनन के कुल लेख हैं कुछ, आपने देखा होगा 2021 दिसंबर में किताब प्रश्न में ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, देखा था? नहीं देखा? सुना है सर इसके बारे भाई सुनो मत, इसकी किताब में। ये नाम सुना हुआ। ये हाँ बेसिकली, सर, बुक का नाम आया था ये। तो हाँ ये बुक का नाम आया था, ये करेक्ट बात है, ये सत्य है और इसको आपको ध्यान भी रखना होगा। बेटा फ्रांस फैनन की बुक कौन सी है, ऐसा करके क्वेश्चन था। हाँ, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये सभी की सभी। और आपको बता दूं ये एक फ्रांसी जो है साइकेट्रिक थे और इन्होंने सन 1952 में ये किताब जो है लिखा था, 1952 में। अ डाइंग कोलोनिज्म एक किताब थी इनकी, और ये किताब 1900 जो है 59 की थी। दोनों किताबें अभी तक इम्पोर्टेंट कही हैं। तीसरी भी किताब आई थी, ये भी एग्जाम ऑप्शन में आया था। मैंने बताया ना आजकल पॉइंट आते हैं, उसके बाद कोट आते हैं, ये ट्रेंड चल चुका है यूजीसी का, ध्यान रखिएगा। तो इसमें थे एक जगह और भी, अच्छा ये 4 नहीं 5 भी हो जाते थे, कभी कभी 6 आपने देखे होंगे। एक्चुअली लूथर की बुक पूछी थी और ऑप्शन इनके दे दिए थे बुक में। हाँ, लूथर का बुक नहीं था, उसमें एक ही बुक लूथर की थी, बाकी ये भी द रिचर्ड ऑफ द अर्थ करके ऑप्शन में है ना, ये फ्रेंच वाले जो इनके है ना बुक्स के ऑप्शन दे दिए थे और पूछा था क्वेश्चन में लूथर की बुक का। हाँ भाई कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए, हाँ है कि नहीं? तो अब याद रखना। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसका भी तो नाम तो आया तो सही ऑप्शन में, तो द रिचर्ड ऑफ द अर्थ इसका भी नाम आया, तो हो सकता है भाई इस बार हो सकता है प्रश्न में इसका नाम पूछ ले। तो द रिचर्ड इंपॉर्टेंट है, द डाइंग कोलिजियम इंपॉर्टेंट है, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क इंपॉर्टेंट है। इन तीनों किताब ऊपर में अगर हम देखें तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकी क्रांति की ओर 1964 में एक किताब लिखा, परंतु मुझे नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एलियन जो है, एलियन नेशन एंड फ्रीडम करके एक किताब आई 2018 में, मुझे भी नहीं लगता कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंथोनी अगर हम बात करते हैं ये भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। जो है एलेक्जेंड्री एक किताब है, ये भी आप छोड़ दीजिए, फ्रांस फेनन की है। और यहाँ पर देखिए गोविन ऑर्नले करके किताब आई है, परंतु ये भी एन अंडरग्राउंड थ्योरी ऑफ रेडिकल चेंज लिखा हुआ है। इस चीज़ को आप ध्यान करें, रेडिकल सोशल वर्क तो बेली का नाम आता है, परंतु यहाँ पे एन अंडरग्राउंड थ्योरी करके अगर आएगा तो आप फेनन का नाम लगाइएगा, ठीक है। 2020 की है, अभी आप 2022 चल रहा है, 2 साल पहले की बात है ये, न्यूयॉर्क में ये चीज़ें पब्लिश की गई थी। स्टीफन बर्ड, गेविन अर्नोल्ड और स्टीवन फैनन का नाम। हाँ इनका दोनों का नाम आप ध्यान रखें, है ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टीफन बर्ड, पोनन और एक हेगल, फ्रायड और फेनन, ये इन्होंने एक किताब लिखा जो है डायलेक्टिक एंड जो है इमेंसिपेशन करके लिखा। मुझे नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए। और हुसैन जो है ये भी छोड़ दीजिए, डेविड कॉट के बारे में छोड़ दीजिए, एंड एलिस शेरकी के बारे में भी छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। बस आप इस स्लाइड में सबसे इम्पोर्टेंट एक ही किताब, 2 किताब, ठीक है, 2 किताब इंपॉर्टेंट, स्टीफन बर्ड का और गेविन का, ठीक है, ये 2 किताब इसमें इंपॉर्टेंट है। 3 किताब शायद ऊपर वाली स्लाइड में इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। 3 2 5 किताब हो गई, इनके आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा से बारे में इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं हम लोग। ये फ्रांस फेनन है, आप भली भांति तरीके से परिचित हैं, मनोचिकित्सक, बौद्धिक और क्रांतिकारी थे, ये याद रखिएगा आप सभी लोग। और मैं आपसे जिक्र करूँ इसके बारे में, तो जो मार्टिनेक के फ्रांसीस उपनिवेश में पैदा हुए थे, फेनन ने उपनिवेशवाद और उत्पीड़न के प्रभाव के बारे में ब्लैक स्किन, व्हाइट मास्क और रिचर्ड ऑफ द अर्थ या वर्चर्ड ऑफ द अर्थ बोला जाता है कहीं कहीं, जैसी पुस्तकों का लिखा। और उसके लेखन साथ साथ अगर हम बात करें तो अल्जीरिया स्वतंत्रता संग्राम के उनके समर्थन में दक्षिण अफ्रीका, फिलिस्तीन और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया भर में उपनिवेश विरोधी आंदोलन का प्रभावित किया, ठीक है। इस चीज़ को आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप सभी लोग, इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ये भी स्लाइड, क्योंकि इसमें अगर मैं बताऊं तो ये किताब का नाम साथ साथ उपनिवेशवाद का नाम, 2 ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लग रहे हैं
कि ये इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लग रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है। बताइए कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया, समझते चलिए अच्छे से, तो और भी अच्छा लगेगा आप लोगों को। आगे हम बढ़ते हैं, इनके बारे में और भी चीज़ें कुछ हम लेते हैं फैक्ट के रूप में, फ्रांस फेनन के रूप में। अच्छे विद्वान हैं ये, फेमस विद्वान है ये। इन्होंने बेसिकली अगर हम बात करें सन 1953 और 56 में, 53 से 56 के बीच में इन्होंने अल्जीरिया में ब्लेडा जॉइनविले हॉस्पिटल में मनोचिकित्सा विभाग में प्रमुख के रूप में काम किया था। मनोचिकित्सा आप समझ ही रहे होंगे, साइकेट्रिक है ये, फ्रांसिस साइकेट्रिक है, मैंने शुरुआत में बताया था। तो 1953 और 56 के बीच में अल्जीरिया में थे ये। कहाँ पे थे वो हॉस्पिटल का नाम बताइए? तो जैसे आप लोग अदर हॉस्पिटल का नाम जानते हैं ठीक उसी प्रकार से ब्लेडा जॉइनविले हॉस्पिटल था। शायद मैंने स्क्रीन लिया होगा, PDF में देख लेता हूँ। चलिए अभी नहीं मिला है, अगर लिख लीजिए, अच्छा हो सकता है ना हो, आप नोट कर लीजिए इसको, ब्लेडा, ठीक है, नोट करते रहिए सभी लोग, जॉइनविले हॉस्पिटल, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, देख लीजिए फ्रांस फेनन के बारे में कुछ फैक्ट है। इनका कहना है कि मनोचिकित्सक, बौद्धिक क्रांतिकारी, इन्होंने अल्जीरियाई स्वतंत्रता संग्राम में समर्थन किया और उपनिवेशवाद के उत्पीड़न के प्रमुख के बारे में लिखा था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरा, जन्म इंपॉर्टेंट नहीं है, 20 जुलाई 1925 से लेकर फोर्ट डी फ्रांस में हुआ था और मार्टिनिक में हुआ था। अगर बात करें इनके डेड कब हुए थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु आप लिख सकते हैं 6 दिसंबर 1961 में बेथेस्डा में हुआ था, मैरीलैंड में। जीवन साथी इनकी कौन थी, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए, जोसी डबल फेनन थी। बच्चे इनके अगर हम बात करें तो 2 हैं, एक आप देख सकते हैं मेरिल फेनन मेंडल्स है और एक जो है ओलिवियर फेनन है, छोड़ दीजिए। प्रमुख प्रकाशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के मनहूस, जो वर्चस्व ऑफ द अर्थ आप पढ़ रहे हैं ना, उसी को मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, है ना। मनहूस कहा जाता है इसको हिंदी में। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? हाँ, 1961 में, 1961 में। अच्छा, काली त्वचा सफेद मुखौटा, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट किताब है, इन्हीं की है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। और यहाँ पे एक मरने वाला उपनिवेशवाद, तो एक, हालांकि उपनिवेशवाद को लेकर नहीं पूछेगा कौन से सान में आया, कैसे क्या आया, परंतु उपनिवेशवाद के बारे में बात किया था। फेनन ने उपनिवेशवाद को वर्चस्व के एक रूप के रूप में माना, जिसकी सफलता के लिए आवश्यक लक्ष्य जो है स्वदेशी मूल लोगों की दुनिया को फिर से व्यवस्थित करना था। यहाँ पे उपनिवेशवाद का अर्थ है। उन्होंने हिंसा को उपनिवेशवाद की परिभाषित विशेषता के रूप में देखा और हिंसा सामाजिक नियंत्रण का एक उपकरण था। तो फेनन तर्क दिया था कि उपनिवेशवाद के उत्पीड़न और राजनीतिक जुड़ाव का एक आवश्यक उपकरण हो सकता है। इस तरीके के इन्होंने तर्क दिया था। क्या दिया था? तर्क दिया था। इस चीज को आप जो है ध्यान रखें सभी लोग। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। एक उल्लेखनीय जो है उद्धरण या के बारे में बात करें तो पीड़ित हमेशा अपने बारे में सबसे बुरा मानेगा, इस तरीके का हालांकि उन्होंने एक एग्जाम्पल लेकर चला था। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट भी आ जाता है। किताब के बारे में इनको देख लीजिए, द वर्चस्व ऑफ द अर्थ करके किताब थी, सन 1961 की थी, फ्रांस फेनन की इम्पोर्टेंट किताब है ये। ब्लैक स्किन वाइट मास्क की बात करें तो 1952 की किताब है, ये फ्रांस फेनन की किताब का नाम है। और अलगाव एवं स्वतंत्रता की बात करते हैं अगर हम लोग, बिलगन और स्वतंत्रता की बात करते हैं, 20वीं शताब्दी में आई थी ये किताब, एग्जैक्ट वर्ष नहीं मिला है इसका, 20वीं शताब्दी ध्यान रखिए आप सभी लोग, ये फ्रांस फेनन की किताब का नाम है। सन 1954 में अल्जीरिया के विद्रोह को एक हिंसक प्रतिक्रिया में मिलाया गया था, जो कि आपत्तिजनकों द्वारा यातवादियों की यातना, दमन, शारीरिक दुरुपयोग और व्यापक हत्याओं से जुड़ा हुआ था। या कट्टरपंथी
फानून में सेवा की और उन्होंने 1956 में अस्पताल में अपनी नौकरी की इस्तीफा दे दी। तो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया भी था, याद है किसी को 1953 से लेकर 1956 के बीच में अल्जीरिया में ब्लीडा जो है जॉइनविले हॉस्पिटल में मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। इसी वजह से मैंने 53-56 के बीच में बताया था आपको। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि पहले 2 साल तक में क्रांतिकारियों का समर्थन किया और राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए थे। ये वह ट्यूनिस चले गए। फिर अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी थे। पत्रिका की स्थापना भी इन्होंने किया और अल्जीरिया क्रांति का एक अग्रणी भूमिका के रूप में ये सामने आए। उन्होंने अपने विरोधी औपनिवेशिक विचारों पर बात करने के लिए अफ्रीका में व्यापक रूप से यात्रा की और एक अवधि के लिए घाना के राजदूत थे। यद्यपि फानून जो है एटिक्स से था। अल्जीरिया में अपने अनुभवों के बाद वह खुद को अल्जीरियाई के रूप में सोचने के लिए आए थे। वाशिंगटन में सन 1961 में जो है ल्यूकीमिया में वो इनकी मृत्यु हो गई थी। ल्यूकीमिया में इनकी मृत्यु हुई। तो फ्रांस फेनन एक ऐसे चिकित्सक और मनोचिकित्सक के रूप में अपने इन्होंने कार्य किया और फ्रांस के स्वतंत्रता के लिए अल्जीरिया युद्ध का समर्थन किया और अल्जीरिया राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के सदस्य बने। 5 दशकों से अधिक के समय में फ्रांस फेनन के जीवन और कार्यों का फिलिस्तीन, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन और अन्य कट्टरपंथी राजनीतिक संगठनों से ये बेसिकली प्रेरित किए। इस चीज़ से ये रिलेटेड था। फ्रांस फेनन के बारे में बात करें तो आपको पता है काले जो है स्किन और सफ़ेद मास्क, ठीक है, वाइट मास्क अगर आप बात करें तो यहाँ पे बात करें एक मरने वाली को उपनिवेशवाद, पृथ्वी की धड़कन और अफ्रीकी क्रांति की ओर, जिसे आप कहते हो जो है यहाँ पे धड़कन ना हो के वो होगा पृथ्वी का इसका क्या होगा हिंदी जी? था ना उसमें बुक का नाम लिखा हुआ था। हाँ धड़कन नहीं है, धड़कन नहीं है क्या मनहूस यहाँ पे मन होगा, उसके बाद मनहूस। तो अफ्रीकी क्रांति की ओर था। ब्लैक स्किन वाइट मास्क 1952 में प्रकाशित हुई, लेकिन 1960 के दशक के अंत तक व्यापक मान्यता प्राप्त नहीं हुई। उपनिवेशवाद के मनोवैज्ञानिक के विश्लेषण करने के लिए यह पहली किताबों में से एक था। इन्होंने फानून की जांच करता था और कालो नाइजर को औपनिवेशिकता और उसकी परिचर्चा विचारधारा कैसी आंतरिक होती है और कैसे बदलते हैं, इसके रूप में उन्होंने स्वयं के निडर के विचार को अंतर्निहित और अतः इसके उत्पीड़न का अनुकरण करने के लिए आते थे। तो नक्सलवाद यहाँ तक एक नियंत्रित तंत्र के रूप में कार्य करता था। तो फ्रांस फेनन बेसिकली प्रभाव, लिंग, जाति, नक्सलवाद, धर्म, सामाजिक गठन, समय इत्यादि जैसे बुनियादी मुद्दों को उन्होंने शामिल किया था और इन्होंने अल्जीरियाई क्रांतिकारी संघर्ष में भागीदारी निभाया और इन्होंने काले लोगों के सिद्धांत को लेकर, ठीक है, औपनिवेशिकता के व्यापक और अधिक महत्वाकांक्षी सिद्धांत, उपनिवेश विरोधी संघर्ष, एक उत्तर औपनिवेशिक संस्कृति, एक समाज के लिए विचारों को हस्तांतरित कर दिया और गतिविधियों का इन्होंने विरोध कर दिया था। तो ये बेसिकली फ्रांस फेनन का स्टेटमेंट है सभी के सभी, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। फ्रांस फेनन कुछ और नहीं, विघटन का सिद्धांत दिया, थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे। फ्रांस फेनन ने विघटन का सिद्धांत दिया है। तो विघटन के लिए इन्होंने कहा तभी कॉल करने वाले निग्रोफिकेशन के राजनीतिक आयामों को फ्रांस फेनन ने केवल विश्व दृश्य के राजनीतिक लक्षणों का निदान नहीं करता, जिसके भीतर काले पुरुष महिलाओं को अमाननीय बनाया जाता है। वह अपने निदान को हर इंसान के समान अधिकार के लिए एक अस्पष्ट नैतिक प्रतिबद्धता के भीतर रखता है, ताकि उसकी मानवीय गरिमा दूसरों के द्वारा पहचानी जा सके। तो इसलिए इन्होंने विघटन का सिद्धांत दिया और यह दावा किया कि हम सभी नैतिक विचार के हकदार हैं और कोई भी अपरिहार्य नहीं। उसके विघटन सिद्धांत का सैद्धांतिक मूल है, जो मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित विद्वानों द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रेरित करता रहता है। इस तरीके की बात जो है फ्रांस फेनन ने कहा था। तो आज की जो क्लास थी, ये क्लास थी फ्रांस फेनन की और मार्टिन लूथर की।
और फिर मैंने आज जो 6 बजे वाली क्लास लिया है आप लोगों को, मैंने 6 बजे वाली क्लास में अमेरिका के समाज कार्य के बारे में जिक्र किया था। ठीक है, तो कल मैं आप लोगों को जो है चर्चा पर चर्चा करूँगा। ये पीडीएफ आप लोगों को मिल चुकी होगी, है ना, अमेरिका के समाज कार्य में। आप यह देखिए, ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़। नहीं, ये पीडीएफ सर पहुंच गई होगी आपके ग्रुप में, देख लीजिएगा। हाँ सर, आगे वाली मिल गई है, मार्टिन की मिल गई है, हाँ, फ्रांस फैनन की नहीं मिली है। फ्रांस फैनन की नहीं मिली, चलो ठीक है, फ्रांस फैनन की भी देता हूँ अभी। यहाँ पे एक मैं चीज़ और बता, ये देखो इंग्लैंड, कल आप लोगों को ना जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैंने ये पीडीएफ शायद नहीं खोला था, मैंने दूसरी पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाया था, है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, आप लोग ये क्वेश्चन जो है 23 जनवरी 2022 को प्रश्न पूछा गया था एमपीपीएससी में, 116 नंबर क्वेश्चन था, ये आपको टिक मारना था। इसमें आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा है आंदोलन का विकास हुआ, ये मैंने अभी बढ़ाया है आप लोगों को, यहाँ पे देख सकते हो। अभी जो है हम लोग ये सब हम लोग शायद नहीं, ये पीडीएफ नहीं पढ़े थे, चलो कोई बात नहीं, कल हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। हम्फ्री गुटरिन, देखो ये देखो, मार्टिन लूथर वाली जो अभी आप पढ़ा रहे थे सर, और फ्रांस फैनन वाली, दोनों पीडीएफ सेंड कर दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, वो भी सेंड करूँगा। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इतिहास के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। 1877 याद रखिएगा, हम्फ्री गुटरिन के बारे में, वो फैलो में थी, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका की पहली संस्था थी ये। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्स जो है हॉस्पिटलर के बारे में बात अगर हम करें तो यहाँ पे देखिए उन्होंने जो है एक क्वीन विक्टोरिया के द्वारा जो है ऑर्डर ऑफ शिवालरी सन 1888 में इसको जो है शुरुआत किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप ध्यान रखिएगा, किताब के साथ है। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के बारे में जिक्र कर दिया गया है यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, क्या है अमेरिका की भूमिका उसमें। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ACLU, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड ये भी है, अमेरिकन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन है ये, जो रोज़र के द्वारा स्थापित किया गया था 1920 में न्यूयॉर्क में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, COS तो पता ही है आप लोगों को कि लंदन अमेरिका में फैलो में है। अच्छा चलो भाई ठीक है, और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि 1904 में नेशनल चाइल्ड लेबर कमेटी थी, 1899 में नेशनल कंज्यूमर लीगल था, 1876 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसी था, 1895 में नेशनल सोसाइटी द स्टडी ऑफ एजुकेशन था। तो ये आप जो है 4 पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा आप सबके लिए। और यहाँ पे आवश्यकता ये देखो, सेटलमेंट हाउस मूवमेंट के बारे में यहाँ पे जिक्र थोड़ी सी की गई है, आप यहाँ से पढ़िए। पारस्परिक मोल जोल बढ़ाने के लिए चार्ल्स बी स्टोवर ने नेबरहुड गिल्ड और न्यूयॉर्क सिटी में 1887 में स्थापना की थी। यूनिवर्सिटी सेटलमेंट हाउस के नाम से ये जाना गया था। कालांतर में 1889 में जेम्स एडम के संरक्षण में जो है हॉल्स स्ट्रीट का एक हल हाउस स्थापित किया गया था। तो ये दोनों वर्ष जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप नोट्स बना लीजिएगा। और अगर हम बात करें भिक्षागृह के बारे में, 20वीं शताब्दी के आरंभ में यहाँ पे निर्धनों को लेकर था, परंतु आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे रीजन्स के साथ साथ 1821 और 1823 में अमेरिका के 2 राज्यों में जैसे मैसाचुसेट्स और न्यूयॉर्क जैसे समितियाँ बनाई गई थी। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जिसको आप ध्यान दीजिएगा। ऐच्छिक दान में अगर हम बात करते हैं, पुअर हाउस वर्क हाउसेस के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में जिक्र किएगा। तो अमेरिका में पहला भिक्षागृह जो है 1657 न्यूयॉर्क में खोला गया था, इसलिए ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सभी चीज़ों को जो मैं रिपीट करके आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग, है ना, कहीं ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिएगा, इसको भी छोड़ दीजिएगा। UGC में क्या चीज़ें आ सकती हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1985 के जो है कैनेडियन हेल्थ एक्ट की बात है। ठीक है, तो ये बेसिकली परिवार में रहने वाले स्त्री, विद्यालय जाने वाले, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वृद्ध जो हैं, उनके लिए भोग दस्तावेज से बना हुआ एक व्यापक या सार्वभौमिक व्यापक स्वास्थ्य संरक्षण के प्रावधान के बारे में 1985 में कहा गया, दी कैनेडियन हेल्थ एक्ट को लेकर। तो ये हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, परंतु हो सकता है 1985 भी आपको देखने को मिल जाए ऑप्शन में। अभी ये PDF जब मिलेगा तो आपको ये सारी चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई देने लगेगी, है ना।
तो आपको भी मैं पीडीएफ ही दे दूंगा। ये तो मिल गया है सर। अच्छा, मिल गया पीडीएफ, चलो बहुत अच्छी बात है फिर तो। ठीक है, यहाँ मार्टिन लूथर और फ्रांस फैनन मिला। ठीक है मैडम, वो भी दे दूँगा। पहले यहाँ पे मेरी इंपॉर्टेंट बातें सुन लीजिए एक बार, उसको भी मैं सेंड कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोई भी इस स्लाइड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, यदि आप टीचिंग कर रहे हैं तो आप इसको अवश्य बताएं। 1935 अगर हम थोड़ा सा जिक्र करें तो हमें देखने को मिलता है, तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझ सकते हो। प्रथम बेरोजगारी बीमा विधान को संबंधित है ये। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे थोड़ी सी जिक्र करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग 1950 और 1955 ये 2 वर्ष ऐसे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम में। दी सोशल सिक्योरिटी एक्ट कब आया और आधुनिक नागरिक अधिकार जो है आंदोलन कब आया, तो ये थोड़े से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं 50 और 55। ठीक है, ऊपर 1933 वाला भी सर ये इम्पोर्टेंट है, न्यू डील वाला। अच्छा सर, ये रूजवेल्ट वाला। ये रूजवेल्ट नहीं, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता, परंतु अगर आप याद कर लेते हैं न्यू डील करके तो याद रख लीजिए, ये कार्यक्रम था ये सामाजिक कल्याण को लेकर। यहाँ पे देखिए NAS जो है, मैंने अभी 1955 आप लोगों से जिक्र किया था। अभी तो आप वो मार्टिन लूथर वाला पढ़ा रहे थे सर, उसमें ये नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 था, इसमें तो सब भाई मैं आपसे कह रहा हूँ वो लूथर का था, आंदोलन से संबंधित था वो तो, है ना। ये तो इतिहास पढ़ रहे हो, है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए आधुनिक नागरिक जो है आंदोलन 1955, और ये देखिए 1960 वाला जो है आचार्य संहिता को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आचार्य संहिता को अंगीकरण की ध्यान रखिएगा, तब आप लगाइएगा ये वही है NASW जो नेशनल एसोसिएशन सोशल वर्क 1955 वाला है ना, याद आया। आचार संहिता अंगीकार वाला तो 1920 लिखवाया था। अरे भाई ये देखो, फिर आप समझ रहे वाला, ये अंगीकरण की प्रक्रिया यहाँ पे बताई जा रही है। आप वहाँ पे समाज कार्य का टेक्निक थोड़ी ना आप यूज कर रहे हो कि सोशल वर्कर के लिए वो तो है ना, वो यहाँ सोशल वर्कर थोड़ी है यहाँ पे। यहाँ तो नियम बताए जा रहे हैं अमेरिका में क्या चीज़ें हैं, तो अमेरिका के सोशल वर्कर के लिए नियम थोड़ी चाहिए। अपने इंडिया का अलग बन जाएगा, अमेरिका का अलग बनेगा, नेशनल का अलग बनेगा। यहाँ पे आप ये केवल ध्यान रखें आप सभी लोग, जो नेशनल एसोसिएशन सोशल वर्कर है वो अमेरिका को पॉइंट ऑफ व्यू के ध्यान में रखिए के सोचिए। अंगीकरण जो किया गया वो 1960 किया गया था। ठीक है, 1960 याद रखिए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 1917 फ्लैग 1915 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट। ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। केवल इम्पोर्टेंट चीज़ों पर मैं जिक्र करवा रहा हूँ, पॉइंट्स लगवा रहा हूँ, यही आप पढ़ लीजिए। बाकी आप इस हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। देखिए ये साइमन एक विद्वान है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये मैं बता दूँ शायद MPPSC में आया हुआ है 1990 में। सामाजिक कार्यकर्ता शब्द जो है साइमन पेटेंट के द्वारा जो है स्वीकृति, जो आपको जाना जाता है सोशल वर्कर हो ना, ये शब्द किसने दिया है, साइमन जो है पेटेंट ने दिया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये प्रश्न अभी हाल ही में 2022 में आया हुआ था ये प्रश्न। ठीक है, 85 को आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे 1895 को छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। मैं सिविल आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट करवा, देखो यहाँ पे किसी ने बच्चा बोला था, नहीं अभी छोड़ दीजिए, यूके का ये बात है, यूके वाला मैं अलग से करवाएंगा आप लोगों को। ठीक है, मतदान की बात छोड़ दीजिए, न्यूयॉर्क एसोसिएशन को छोड़ दीजिए, 1776 छोड़ दीजिए, इसको 1990 16, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए 1642 जो है और 1692 है। ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखिए। एलिजाबेथन निर्धन कानून को प्रतिरूपित ऐसा प्रथम विधान नई दुनिया यानी नव विश्व प्लाईमाउथ कॉलोनी था, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद मैसाचुसेट्स के प्रावधान के बारे में याद रख लीजिएगा थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो छूटा हुआ है वो नीचे वाली स्लाइड में मिल जाएगा आपको, ये देखो यहाँ पे है। इसके चाहते थे कि देखभाल उसके जो है अदायगी हो सके, दास्ता इकरारनामा लागू कर सके, शायद किसी बच्चे ने, नेहा ने बताया था मेरे से, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एलिजाबेथन ये इंपॉर्टेंट 1601 वाला, इतना पढ़ के जाइए। देखिए इतिहास आपका तय है कि सोशल वर्क में अमेरिका का इतिहास पूरा याद है आपको, अगर ये आप पढ़िए। मैग्ना, देखो यहाँ पे मैग्ना कार्टा आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। मैग्ना कार्टा ये इंपॉर्टेंट है, 1215 वाला। 1531 छोड़ दीजिए, भिक्षाटन वाला, है ना। चलो बस ये आपका हो गया अभी कंप्लीट, ये था इतिहास भी। ठीक है, तो इन चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही।